नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान पर इजराइल के हमले का ख़तरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि इजराइल ईरान पर हमले किए बिना नहीं मानेगा। कुछ ही दिन में वो उस पर एयर स्ट्राइक करेगा और कहा यह जा रहा है कि इजराइल जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, परमाणु संयंत्र हैं, उन पर हमला करेगा ताकि उसकी जो परमाणु क्षमता है उसको नष्ट कर सके। इधर अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो हमले तो कर ले ईरान पर, लेकिन उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ना करे, क्योंकि उससे दूसरे तरह के खतरे भी पैदा हो सकते हैं। न्यूक्लियर आर्मामेंट्स अगर वहाँ हथियार हैं तो उनके विस्फोट से दूसरी स्थितियाँ भी जन्म ले सकती हैं जो कि भयानक होगी। अब पता नहीं न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर बम बनाने की प्रोसेस में ईरान कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन ये ख़तरा तो ज़रूर है। और इसलिए अमेरिका अगर उससे ये कह रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले मत करो, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप यूएस का रवैया देखें, अमेरिका का रवैया देखें, तो वो दोहरा है। वो एक तरफ तो इजराइल से कह रहा है कि अगर हमला करना है तो कर लो, इतनी छूट तो उसने दे दी है। यानी इजराइल को अमेरिका कह रहा है कि हमले कर लो, बस ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ना हो। हम सब जानते हैं कि इजराइल को अगर इतनी छूट दी गई है तो इजराइल कितनी छूट और ले लेगा। एक बात। दूसरी बात कि क्या अमेरिका सचमुच में इजराइल से ये कह रहा है कि ये मत करना और ये कर लो? वो हमेशा उसका दोहरा रवैया रहा है। वो कहता कुछ है दिखाने के लिए, अमेरिकी जनता है उसको बताने के लिए, और इंटरनेशनल जो ऑडियंस है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, उसको कोई संदेश देने के लिए। लेकिन असल में वो इजराइल के पीछे खड़ा है। हम सब जानते हैं जिस दिन से हमास का हमला हुआ था पिछले साल अक्टूबर 7 को, माफ़ कीजिएगा सितंबर 7 को, तब से लगातार अमेरिका उसको हथियार भेज रहा, उसी दिन से हथियार भेज रहा है और लगातार हथियार भेज रहा है। और तमाम तरह की जो राजनीतिक संरक्षण है वो उसको दिए जा रहे हैं। उसको सामरिक कवर भी दिया जा रहा है। जो नेवल बेस हैं, शिप हैं तैनात उस इलाके में, वो लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं इजराइल को। अभी जब ईरान ने हमला किया था तो कुछ मिसाइल्स यूएस ने भी नष्ट किए थे। तो अमेरिका ऐसा लगता है कि इजराइल के पीछे खड़ा है। कहने को हमें ये लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू शायद बहुत कट्टरपंथी हैं, दक्षिणपंथी हैं, और एक ज़िद उन्होंने ठान ली है। वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं और हमले पर हमले किए जा रहे हैं। पहले गज़ा पट्टी में उन्होंने लाशें बचा दी, फिर बेरूत पर हमला करके नसरुल्लाह को मार दिया जो कि हिजबुल्लाह के चीफ थे। इसके बाद ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू कर दिया लेबनान में, और अभी लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला करके 6 और लोगों की भी हत्या कर दी। तो ये सिलसिला तो चला ही रहा है। उसने यमन में भी हमला किया है और उधर सीरिया में उसने पहले हमला कर ही चुका है। तो आसपास के 4-5 मुल्कों में वो लगातार अटैक कर रहा है और अमेरिका रोक नहीं रहा है। कई लोगों को लगता है कि अमेरिका रोक नहीं पा रहा है, वो मजबूर है, क्योंकि वहाँ अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं और इजराइल जो है उद्दंड है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और चूँकि अमेरिकी शासन प्रशासन का एक कमिटमेंट है इजराइल को रक्षा देने का, उसकी सुरक्षा का, इसलिए वो पीछे हट भी नहीं सकता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इजराइल के साथ कमिटमेंट अमेरिका का भी है, ब्रिटेन का भी है, फ्रांस, जर्मनी वगैरह ने भी दे रखा है, और वो सब के सब मिलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जब इजराइल के ख़िलाफ़ प्रस्ताव वगैरह भी आते हैं तो अमेरिका वीटो कर देता है, या अगर किसी तरह से पास हो भी जाते हैं, कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं इजराइल के ख़िलाफ़, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता है। तो ये एक अमेरिका का एक दोहरा रवैया है। और ये दोहरा रवैया क्यों है, इसके भी अपने कारण हैं।
उसके अमेरिका के घरेलू कारण भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं, राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, ये सारे कारण हैं। तो हमें समझना चाहिए कि इज़राइल और अमेरिका में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और अमेरिका बाकायदा उसकी मदद कर रहा है। यानी CIA और मोसाद ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और CIA जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसी के बल पर मोसाद इतने बड़े बड़े और सफल हमले भी कर रहा है। तो इज़राइल के ज़रिए अमेरिका उस पूरे क्षेत्र में बहुत कुछ अपनी सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक ज़रूरतों के लिए, या आप ये कह लें कि अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अमेरिका दुनिया का चौधरी बना रहना चाहता है। उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होती रही है चीन के उभार के साथ। अब वो इस तरह से अपनी अहमियत को फिर से रीइस्टेब्लिश कर रहा है। तो कैसे कर रहा है इसको ये समझने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। उसकी हथियार की इंडस्ट्री जो है, हथियारों का उद्योग जो है, वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ है। दुनिया में 40% जो शस्त्र बेचे खरीदे जाते हैं वो अमेरिकी होते हैं। 40% हथियार अमेरिका बेचता है। मोटे तौर पर 100 देशों को वो हथियार बेचता है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3-4 सालों में कम से कम 12 से 14% की बढ़ोतरी अमेरिका के हथियार उद्योग में हुई है। और ये अमेरिका के हथियार उद्योग की और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है कि युद्ध होते रहें। हर 5-10 साल में कोई ना कोई युद्ध होता है और उसके पीछे अमेरिका होता ही है। अमेरिका उस युद्ध को हवा देता है, उसमें अग्नि डालता है, आग लगाता है इलाकों में, और युद्ध होने लगता है तो फिर हथियार बेचता है और हथियारों के ज़रिए अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखता है। और हथियार ही नहीं बेचता, ये उसके हथियार उद्योग की एक बड़ी ज़रूरत भी होती है कि जो नए हथियार बने हैं उनकी टेस्टिंग हो जाए। तो ये टेस्ट कैसे होंगे अगर युद्ध नहीं होंगे? अमेरिका कहाँ टेस्ट करेगा? तो यूक्रेन का जो युद्ध है, सब मानते हैं कि ये यूक्रेन का युद्ध रूस ने शुरू नहीं किया। ऐसा लगता है कि रूस ने घुसपैठ कर दी थी, इन्वेजन किया, हमला किया, लेकिन असल में शुरुआत अमेरिका और नाटो देशों ने की थी जब यूक्रेन में तख्ता पलट किया था और जेलेंस्की को वहाँ अपने कठपुतली के रूप में बैठा दिया था। और जेलेंस्की तब से नाटो की रट लगाए हुए हैं और अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, और उसकी वजह से वहाँ युद्ध शुरू हुआ। और उस युद्ध में अमेरिका हथियार बेच रहा है। ये मत समझिए कि अमेरिका जेलेंस्की की मदद कर रहा है फ्री फंड में, वो उसे हथियार बेच रहा है। तमाम तरह की जो मदद कर रहा है, दरअसल वो मदद नहीं है, वो सौदेबाजी है, वो उसका व्यापार है, कारोबार का हिस्सा है। तो यूक्रेन में उसने ये किया। अब मिडिल ईस्ट में भी वो कमोबेश वो स्थिति बना रहा है। मिडिल ईस्ट में हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला मुल्क है और वो अमेरिका से खरीदता है। अमेरिकी हथियारों पर उसकी निर्भरता है, अमेरिका पर वो अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर है। अमेरिकी अड्डे सऊदी अरेबिया में है। तो सऊदी अरब डरा रहता है ईरान से, उसको डराया जाता है कि ईरान से खतरा है, इसलिए आप अमेरिका की गोद में बैठे रहो और अमेरिका को पेट्रो डॉलर देते रहो और आपको हम सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे। इसी तरह से और वहाँ जितने भी मुल्क हैं, कई जो अमेरिका के साथ अलाइन हैं, वो इसी भय से कि ईरान ना हमला कर दे, वो उनके शरण में रहते हैं। और अमेरिका के लिए एक बड़ा हथियारों का बाज़ार वहाँ बना हुआ है। तो ये हथियारों का धंधा अमेरिका का जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि युद्ध होते रहें, नए हथियारों की टेस्टिंग वो करता रहे और नए नए युद्ध के हथियारों के ख़रीदार उसे मिलते रहें। वो तभी मिलेंगे जब देश अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, उस पर कोई हमला होने वाला होगा या हमला हो जाएगा। तो ये पूरा खेल हथियारों की इंडस्ट्री का अमेरिका का है
और वो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर नेतान्याहू ये सब कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि अमेरिका की निगाह में एक उद्देश्य ये है कि हमें तो हथियार बेचना है। दूसरा उसका उद्देश्य होता है सामरिक वर्चस्व हमारा बना रहे। इजराइल के ज़रिए वो न केवल ईरान को धमका रहा है बल्कि अमेरिकी माफ़ कीजिएगा जो दूसरे मुल्क हैं, अरब देश हैं, उनको भी धमका रहा है कि इजराइल मेरा पाला हुआ गुंडा है, अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो इजराइल के ज़रिए हम आपको ठीक कर सकते हैं। तो ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। तो पूरे मध्य पूर्व में वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, लेकिन उसकी आंख में खटकता रहता है ईरान, क्योंकि ईरान चीन के साथ भी मिला हुआ है और रूस के साथ भी है। अभी वो रूस को हथियार भी बेच रहा है और चीन लगातार उसके साथ अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। ईरान के ज़रिए वो पूरे मध्य पूर्व में अपनी घुसपैठ बना रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बाज़ार ढूंढ रहा है। और सिल्क रूट जो उसने जाना है वो ईरान से होकर और अफ्रीका तक, वो भी उसकी जो बड़ी योजना है वन बेल्ट वन ट्रेड, इस तरह का जो उसका प्लान है उसके तहत वो इस पर काम कर रहा है। तो उसका मकसद अमेरिका का ये भी है, ईरान पर हमला करके उसको कमज़ोर कर दो। ईरान टूट जाएगा तो जो रूस का गेट है मध्य पूर्व के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ चीन के लिए भी रास्ता बंद हो जाएगा। तो ईरान को कमज़ोर करना, तबाह करना के पीछे निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि अमेरिका की सोची समझी रणनीति है और जो वो काम इजराइल से करवा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू से करवा रहा है। अब देखिए कि ये जब सब कुछ चल रहा है तो ईरान के मिनिस्टर और रूस के मिनिस्टर के बीच में बातचीत भी हो रही है और वो ये समझ रहे हैं कि ये पूरा खेल क्या चल रहा है और अगर ये खेल चल रहा है तो हम मिलकर क्या कर सकते हैं। अभी तक रूस दूर है क्योंकि रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, ईरान उसे हथियार दे रहा था। अब अगर ईरान को हथियारों की ज़रूरत पड़ गई, उसे अगर इजराइल से लड़ना पड़ा, तो फिर रूस को हथियार मिलने बंद हो जाएंगे। वो कहाँ से हथियार लाएगा? और अगर चीनी हथियार इस्तेमाल करेगा ईरान चीन से लेकर, तो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे और अमेरिका फिर चीन के खिलाफ सैंक्शन वगैरह लगाना शुरू कर देगा और जिससे चीन बचना चाहेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि अमेरिका किस तरह से सामरिक घेरेबंदी कर रहा है, कैसे वो अब ईरान को तबाह कर दें। इराक को पहले तबाह किया उसने, अब ईरान को तबाह करने की राह पर चल पड़ा है। और ये बिल्कुल मत मानिए कि इजराइल ये सब कर रहा है, ये पक्की बात मानिए कि ये अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका चाहता तो कभी भी हस्तक्षेप करके इजराइल को रोक सकता था, कभी भी हस्तक्षेप करके जो 2 नेशन थ्योरी है कि फ़िलिस्तीन अलग देश हो जाए, वो भी उस पर भी अमल हो सकता था। संयुक्त राष्ट्र के इतने सारे प्रस्ताव हैं, अगर उनके पीछे वो खड़ा हो जाता तो भी हालात इस हद तक न पहुंचते और साल भर से जो कत्लेआम इजराइल कर रहा है गज़ा पट्टी में, वो न होता। इस सब के पीछे अमेरिका और उसके जो साथी मुल्क हैं, पिछलग्गू देश हैं, वो हैं। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो एक तो मैंने कहा कि हथियारों की इंडस्ट्री उसकी है, दूसरा ये जो सामरिक और आर्थिक अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह की घेरेबंदी भी है और एक तरह की आक्रामक ढंग से, भले ही उसमें युद्ध हो जाए, भले ही उसमें सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग मारे जाएं, लेकिन उसको इसकी परवाह नहीं है। ये अमेरिका का चरित्र है। वो अंदर से डेमोक्रेट दिखता है, डेमोक्रेसी है उसके अंदर, लेकिन असल में उसका चरित्र जो है एक बहुत बड़े फासिस्ट का भी है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह की भूमिकाओं में रहा है। वो हमेशा तानाशाहों के समर्थक रहा है, निरंकुश सत्ताओं का साथ देता रहा है, जैसे अभी इजराइल में दे रहा है।
वो डेमोक्रेसी की माला जपता है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कभी नहीं आगे आता है। ये उसका चरित्र रहा है और वो चरित्र आपको फिर से देखने को आ रहा है। फिर इसके बाद ये भी है कि अगर युद्ध होता है, कोई देश तबाह होता है, तो उसके बाद अमेरिका के उद्योगपतियों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती रीबिल्ड करने के लिए। जितने भी बड़े बड़े प्रॉपर्टी के खिलाड़ी होते हैं वो कूद पड़ते हैं, पूरे नेशन की रीबिल्डिंग में उस नेशन पर हावी हो जाते हैं, वहाँ निर्माण का कार्य करने लगते हैं। वो एक अलग धंधा है, कारोबार है, जो युद्ध की वजह से अमेरिका और उसके साथी मुल्कों को मिलता है, और उनकी लार टपकती रहती है ऐसे सब मौक़ों के लिए, और इसीलिए वो उसके साथ चलते हैं। ये उनका चरित्र है। कतई शांति की बात बिल्कुल झूठी है, वो करते भी नहीं है। अगर शांति चाहते तो शांति यूक्रेन में भी हो सकती थी, इजराइल में भी हो सकती थी, लेकिन ये इनमें से कोई देश शांति नहीं चाहता है, इसलिए शांति स्थापित नहीं होती है। फिर तेल की अपनी एक राजनीति है, उसे भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। तेल की राजनीति को भी अपने कंट्रोल में रखना है। तेल के दाम कितने बढ़ें न बढ़ें, कैसे बढ़ें, और कितना तेल उसकी ज़रूरत है उसको मिले। दूसरे जिनसे उसका पंगा है, रूस है, या रूस का तो अपना उत्पादन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क जो उसकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी तेल बंदी करवा दो, सैंक्शन लगा दो उन पर, तो कोई तेल ना बेच पाए। ये एक खेल तेल का भी चलता है। तो पूरे मध्य पूर्व के साथ ये सारी तरह की राजनीति जुड़ी हुई है, और इसलिए इस पूरे माहौल के लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है, सबसे बड़ा कोई खलनायक है, तो अमेरिका है। अमेरिकी प्रशासन है, सरकार है, जो बाइडेन है। जो बाइडेन के बारे में कहा जाता है कि वो मुसलमानों के प्रति घृणा से भरे हुए, वो बहुत ज़्यादा प्रो यहूदी हैं। जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, वो यहूदी हैं। और अमेरिका में एक तगड़ी यहूदी लॉबी है जो बहुत ताकतवर है, और वो वहाँ की राजनीति को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। और एक सिंपैथी अमेरिकी जनता में पैदा कर दी गई है, ये कह के कि हिटलर ने उनके साथ अन्याय किया था, और वाजिब है, बिल्कुल सही बात है कि अन्याय किया था, लेकिन अब इज़राइल अन्याय कर रहा है। इज़राइल वही काम कर रहा है जो हिटलर ने किया था। वो उसी तरह से फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है जैसे हिटलर ने किया था। तो ये बात देखने की है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू या इज़राइल उतना बड़ा खलनायक नहीं है जितना बड़ा खलनायक अमेरिका है। वही इस पूरे खेल के पीछे वही है, वही सूत्र है, वही घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और अब जो कुछ भी यहाँ से युद्ध बढ़ता है तो उसके लिए भी वही जिम्मेदार होगा, गुनहगार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।